नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। और आज आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए एक मॉक टेस्ट। 37वां मॉक टेस्ट है ये। और इसमें हमने जो विषय आज रखा है वो है इकाई 6 हिंदी उपन्यास। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, साथ साथ आप भी उत्तर लगाते हुए चलिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मानती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती हैं। ये पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई हैं, आपको ये बताना है। आपका बंटी, झूठा सच, तमस या गोदान गोदान। तो इस प्रकार चारों ऑप्शंस हम देखें तो हमारा जो सही उत्तर है वो है आपका बंटी, जो कि मनु भंडारी जी का उपन्यास है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में यह किसने कहा है? यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अलग होने की इच्छा हो, तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर गोपाल राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्तियां जो बोली हैं वो है ऑप्शन दूसरे वाले, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह कथन परीक्षा गुरु उपन्यास में किस पात्र ने कहा है? अब आपको उपन्यास का नाम बता दिया गया है, पात्र का नाम आपको बताना है। प्रीति के बराबर संसार में कौन सा पदार्थ है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बाबू बैजनाथ, हरकिशोर, मुंशी चुन्नी लाल और लाला मदन मोहन। तो हमारा सही उत्तर है इसमें चौथा वाला, लाला मदन मोहन, जो कि इसमें एक पात्र है, एक रईस व्यक्ति है जो कि दिल्ली का रहने वाला है। 25 से 30 वर्ष इसकी आयु है, सरल स्वभाव है, परंतु चाटुकारों की संगति में आकर ये अपनी सारी धन दौलत सब गवा देता है। ऐसा पात्र है ये। तो ये पंक्ति जो है इसी के बराबर इन्हीं ने ही बोली है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को कुछ समय तक नारी शिक्षा विषयक कृति कहा गया? जिंदगी नामा, धरती धन न अपना, गोदान और देवरानी जेठानी की कहानी। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है हमारा देवरानी जेठानी की कहानी। इस उपन्यास को कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए नारी शिक्षा विषयक कृति कहा गया था, ऐसे नाम से इसे पुकारा गया था। पांचवा प्रश्न देखते हैं। सही कालक्रम में आपको लगाना है। 4 जो नाम है उपन्यासकारों के, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु और यशपाल। तो इनके जन्म के वर्ष के हिसाब से आपको जो है इनका कालक्रम जो है वो लगाना है। तो हमारा सही उत्तर अगर हम देखें, आप सारे ऑप्शंस में आप पहले वर्ष लिख लीजिए इनके अलग अलग, फिर आप आसानी से लगा पाएंगे। तो हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, यानी कि यशपाल, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु और मनु भंडारी। यशपाल जी के अगर हम वर्ष देखते हैं, जन्म वर्ष, तो वो है 1903। उसके बाद भीष्म साहनी की जो है जन्म वर्ष है वो है 1915। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म वर्ष है 1921 और अंत में मनु भंडारी जी का जन्म वर्ष है 1931। तो इस प्रकार से 1903, 15, 21 और 31, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न, इसमें स्थापना और तर्क दिया है, आपको बताना है इसमें ऑप्शंस देख के सही उत्तर क्या है। स्थापना है कि गोदान को भारतीय कृषक की जीवन गाथा का महाकाव्य कहा गया है। और तर्क दिया है कि गोदान में भारतीय ग्रामीण जीवन के परिवेश को पूर्ण जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। अब देखें कि ए सही आर गलत है, ए सही आर सही, यानी दोनों सही या दोनों गलत, या उनमें से कोई एक सही एक गलत है, आपको ये देखना है। तो हमारा सही उत्तर जो है वो है हमारा दूसरा वाला, यानी कि इसमें जो स्थापना है यानी कि अजर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि गोदान को भारतीय कृषक की जीवन गाथा का महाकाव्य बिल्कुल कहा गया है। और तर्क यह है कि इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन की जो हम कह सकते हैं पूरा यथार्थवाद जो है इसमें समा जाता है गोदान के अंदर। तो बिल्कुल पूर्ण जीवंतता, मतलब कि जीवित रूप में एक तरह से हमें पूरा ग्रामीण जीवन इसमें नजर आ जाता है गोदान में। तो स्थापना भी ठीक है, तर्क भी ठीक है, इसलिए हमारा दूसरा वाला उत्तर रहेगा इसमें। सातवां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के संदर्भ में आपको सुमेलित करना है। पात्र दिए गए हैं इसमें सातवें प्रश्न में। एक तरफ है मिसर लाल हरिदत्त, देवनाथ और ईश्वर दत्त।
दूसरी तरफ है वो शेखर के पिता हैं, शशि के पिता हैं, शेखर का बड़ा भाई है या प्रतिभा के पिता हैं। जब आप उपन्यास को ढंग से अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आपको पात्र जो है बिल्कुल रट जाते हैं, उसके रिश्ते भी आपको याद हो जाते हैं। तो आप उस प्रकार से आप इस प्रश्न को तब आसानी से लगा सकते हैं। तो 7वें प्रश्न का जब हम सही उत्तर देखते हैं तो हमारा इसका सही उत्तर है तीसरा वाला, यानी कि 4 1 2 3। अब हम मिला लेते हैं इसको कि मिसरलाल जो है वो है प्रतिभा के पिता, हरिदत्त जो है वो है शेखर के पिता, देवनाथ जो है वो शशि के पिता हैं, और ईश्वर दत्त जो है वो है शेखर के बड़े भाई। तो इस प्रकार से तीसरा वाला जो है 4 1 2 3 हमारा ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। किस उपन्यास की पंक्ति है ये? मैला आंचल, तमस, परीक्षा गुरु या झूठा सच। तो 8वें प्रश्न का हम सही उत्तर देखें। एकदम से किसी पंक्ति को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु आप उसका भाव देखें, उसमें किस विषय के बारे में वो पंक्ति बोली गई है, आप इससे उस उपन्यास तक पहुंच सकते हैं। या हो सकता है आपने डायरेक्ट ये पंक्ति जो है अच्छे से, आपको कई बार हम पंक्तियों पर भी ध्यान देते हैं जब हम उपन्यास या कोई कहानी या कोई भी विधा पढ़ते हैं, तो ये पंक्ति किस उपन्यास की बतानी है आपको। तो 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा पहला वाला, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, इस उपन्यास की पंक्ति है ये। 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको सुमेलित करना है। पात्र हैं, एक तरफ है सुचारिता का पति, बाणभट्ट का मित्र, निपुणिका के गुरु और बौद्ध धर्म का तार्किक। दूसरी तरफ है वसुभूति, विरति वज्र, वेंकटेश भट्ट और धावक। इसमें आपको पात्र के नाम से पढ़ने से पता चल जाएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का जो है ये पात्र हैं सारे। तो अगर हम जब मिलान करते हैं तो सही उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा, वो है हमारा चौथा वाला 2 4 3 1। मिला लेते हैं। सुचारिता का पति कौन? विरति वज्र। बाणभट्ट का मित्र धावक। निपुणिका के गुरु सामने ही है वेंकटेश भट्ट, और बौद्ध धर्म का तार्किक कौन है? वसुभूति। तो इस प्रकार से चौथा वाला हमारा सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है धरती धन ना अपना उपन्यास के दूसरे खंड के रूप में किस उपन्यास का प्रकाशन 1993 ईस्वी में हुआ? तो इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जमीन अपनी तो थी, नरक कुंड में बास, मुट्ठी भर कांकर और आधा पुल। इन चारों में से ऐसा कौन सा नाम का उपन्यास है जो धरती धन्ना अपना का एक तरीके से दूसरा खंड का उपन्यास है? इसी का दूसरा खंड है और 1993 में उसका प्रकाशन हुआ। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, नरक कुंड में बास। तो अगर हम इसके बारे में जानें तो 1 अप्रैल 1996 ईस्वी में जो है अकस्मात देहांत हुआ लेखक का, और उन्होंने जो है इसी उपन्यास का ये तो दूसरा खंड हो गया नरक कुंड में बास, और इसका जो तीसरा और अंतिम खंड जो है उसे भी पूरा कर लिया, और उसका नाम क्या था? जमीन अपनी तो थी। तो इस प्रकार से धरती धन्ना अपना पहला उपन्यास उसके दूसरे खंड के रूप में आया नरक कुंड में बास, और तीसरा उपन्यास आया जमीन अपनी तो थी। तो हम बात कर रहे हैं इस उपन्यास की धरती धन्ना अपना। ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि जगदीश चंद्र जो कि इस उपन्यास के लेखक हैं, उन्होंने पहले धरती धन्ना अपना तो लिखा ही, फिर इसके दूसरे खंड के रूप में नरक कुंड में बास लिखा, और 1 अप्रैल 1996 में जब उनका आकस्मिक देहांत हुआ है उससे पहले लेखक ने इसका तीसरा खंड भी जो है, यानी कि जो अंतिम खंड है, वो भी पूरा कर लिया था, जमीन अपनी तो थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है उपन्यास झूठा सच का भाग 2 जो है वो कितने खंडों में विभक्त है? 19, 21, 20 या 18? तो इसका सही उत्तर है हमारे, तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न है, पहला जो है ऑप्शन इसका उत्तर है 19 खंडों में विभक्त है। 12वां प्रश्न है परीक्षा गुरु के संदर्भ में सुमेलित करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए एक तो परीक्षा गुरु में कुल कितने प्रकरण हैं, तो कुल 41 ही प्रकरण है। तो ये अंतिम 4 प्रकरण हैं, उनके नामों को आपको मिलान करना है। प्रकरण 38, 39, 40 और 41 को आपको मिलान करना है। नाम इनके हैं, शीर्षक है सुख की परमावधि, सुधारने की रीति और प्रेत भय और सच्ची प्रीति। एक ने किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम आप ये प्रकरण वाले जो है प्रश्न लेकर आए हैं, कहीं यूजीसी नेट वाले ये प्रश्न डाल ही ना दें इस बार, क्योंकि ऐसा तो कोई प्रश्न पिछली बार से आया नहीं है अभी तक। परंतु ये बहुत आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि प्रकरण के नाम शीर्षक तो आपको पता ही होने चाहिए।
और अगर इसमें से कोई प्रश्न आएगा तो मेरे ख्याल में आपको ऐसे लगातार नाम से आपको दिए जाएंगे। तो आप अगर आपको नंबर से भी नाम ना याद हो तो आप इस प्रकार से याद कीजिए कि जैसे आपने जब इसको आप पढ़ेंगे उपन्यास को तो आपको समझ आ जाएगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसके बाद में इसका जो कंटिन्यूएशन होता है उसके बाद ये वाला नाम आता है, उसके बाद ये वाला नाम आता है। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, या अपनी कोई ट्रिक आपकी याद करने की तो आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी महत्वपूर्ण लेकर चलिए कि ये आ सकता है परीक्षा में। तो अगर हम इसको मिलान करते हैं 12वें प्रश्न में तो हमारा सही उत्तर हमें मिलता है चौथा वाला 4 3 2 1। मिला देते हैं। प्रकरण 38 का नाम है सच्ची प्रीति, 39 का प्रेत भय, 40 का सुधारने की रीति और 41 का सुख की परमावधि। तो आप देखिए, अंत में जब किसी चीज का अंत होता है तो सुख में उसका अंत होना बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से अंतिम प्रकरण का नाम तो आपको याद ही हो जाएगा, सुख की परमावधि। तो इस प्रकार से आप अपने खुद ट्रिक का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। आपके पास समय है तो आप इस चीज़ पर भी एक बार ध्यान दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मानस का हंस का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? गंगाराम, तारापति, गुरुदास और मिर्जा जी। तो 13वें प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो है हमारा तीसरा वाला गुरुदास। गंगाराम, तारापति और मिर्जा जी जो है वो मानस के हंस के ही पात्र है, परंतु गुरुदास नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी नामा जो उपन्यास है उसका पात्र है, जो कि उसमें जिंदगी नामा उपन्यास में काशी शाह का पुत्र है। तो ये तीसरा वाला गुरुदास जो है इस उपन्यास का पात्र नहीं है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। गोदान उपन्यास में जो यह पंक्तियां हैं किसकी हैं? किस पात्र की पंक्ति हैं ये? गोविंदी, मालती, मिर्जा और खन्ना। अब आप कहेंगे यहाँ पे एक पात्र फिर मिर्जा नजर आ रहा है, तो गोदान में भी मिर्जा पात्र है और उसमें जिंदगी जो अभी हमने उपन्यास पिछला पढ़ा है उसमें भी जो है मिर्जा पात्र है, यानी कि मानस का हंस में। तो इसमें से कौन सा पात्र ऐसा है जिसने ये पंक्ति कही है? तो 14वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वो है मिर्जा। तो इसी पात्र द्वारा ये पंक्तियां बोली गई हैं। और अंतिम प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, सांझी रे क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीस गुदावेगी, शालू ओढ़ूंगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीस गुदाऊंगी। तो यह गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान, देवरानी जेठानी की कहानी, झूठा सच या मानस का हंस। तो सही उत्तर है हमारा, आप जितने उपन्यास पढ़ेंगे उसमें आपको शायद ही किसी में गीत नजर आए, तो एक जो उपन्यास है उसमें ज़्यादा गीत हैं और वो इनमें से है दूसरा वाला देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसमें गीत हैं 3-4, ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट गीत है उसमें से ये वाला है, तो ये इसी उपन्यास का गीत लिया गया है। और इस उपन्यास में किस पात्र द्वारा गाया गया है? मूलिया इसमें एक पात्र है इस उपन्यास में, तो मूलिया पात्र द्वारा ये गीत जो है वो गाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे 15 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आशा है आपने उत्तर लगा लिए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं मन से आपका, क्योंकि आप अपने पढ़ने के साथ एक कमेंट करने का जो है समय निकालते हैं। तो मुझे बहुत लगता है कि क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे कमेंट करें, लेकिन फिर भी आप एक धन्यवाद भी बोल देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप मन लगा के ज़रूर पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए, अभ्यास करते रहिए, आप ज़रूर परीक्षा में सफल होंगे। एक बार फिर से आपको करवा चौथ की शुभकामनाएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।